मेरा फर्स्ट सैलरी, इफ यू आस्क मी, आई वाज ड्रॉइंग 1500 a month. 1500? Yeah. Time frame, sir? It was 2001. In 2004 I got a established job. हनीवेल के साथ में मेरे को Honeywell. जॉब मिला. टाटा हनीवेल होता था उस समय Yes, पे. exactly. 2004 से 2022 तकरीबन 18-19 साल का एक लंबा करियर था. मेरे को एक स्टेबिलिटी आई जो 22-23 में आई ज्वाइंड दिस करंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आई गॉट अ फेयर कॉम्पोजिशन. आपकी वैसे उस समय एज क्या थी जब आपने ऐसा डिसीजन लिया कि I अब मैं was इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता हूँ? 38 was my age in 2018. Now the situation is कि मेरा जो बैलेंस है वो 50-50% है. My portfolio is distributed amongst equity 50% and then my government securities in 50%. तो उसमें $500, 25,000, 20,000 समथिंग ही होंगे इन इंडियन रुपीस. हाँ 25,000 बिकॉज 50 रुपए का रेट था आई थिंक. अच्छा. सो वहाँ से स्टार्ट किया बट उसने मेरे को 15x 20x तक रिटर्न दिए. 50-20x तक. एक चीज तो जिंदगी में सीखी है कि पैसा कभी आसानी से नहीं आएगा और जो इतनी आसानी से आ रहा है वो जल्दी जाएगा. तो मैंने सब कुछ किया उसमें, डे ट्रेड, इंट्राडे, ऑप्शन, सब कुछ किया. एंड विद इन मंथ और 28 डेज आई मैनेज्ड एवरीथिंग. मेरा Okay. सारा पैसा खत्म हो गया. आई हैव अचीव्ड माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन 2025. वैसे तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता बट कई बार क्या होता है कि किसी और के एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो. शायद आपका रास्ता छोटा हो जाए. जैसा मैंने बताया, मैं तो हमेशा गलत साइकिल्स में ही था. रियल एस्टेट का गलत साइकिल, राहुल शर्मा इज देयर. इन्वेस्टमेंट का गलत साइकिल, राहुल शर्मा इज देयर. यूलिप्स का आविष्कार हुआ, मैं वहां था इन्वेस्टमेंट करने के लिए. आई थिंक जिद छोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जिद तो नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर. सो हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट दीपांशु. सो आज है हमारे पास काफी स्पेशल गेस्ट. इनका नाम है मिस्टर राहुल शर्मा. तो थोड़ा मैं इनके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको बिना टाइम वेस्ट करे. इन लास्ट 10 इयर्स के अंदर किस तरीके से इन्होंने अपनी सैलरी से ही किस तरीके से कॉर्पस बिल्ड किया और ये अपने फायर नंबर के काफी करीब पहुंच गए. तो इस जर्नी के बारे में किस तरीके से इन्होंने अपने माइंड को चेंज किया. नॉट जस्ट आप जो देखते हैं लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक स्टॉक्स, क्रिप्टो या डिफरेंट एसेट क्लास, उसको हटा करके किस तरीके से इन्होंने अपनी सैलरी से ही धीरे धीरे 6 और 7 इयर्स के अंदर पूरा कॉर्पस बिल्ड कर दिया. तो जानेंगे इस जर्नी के बारे में और सीखेंगे काफी कुछ. तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर टू कम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आपने बुलाया. Yeah, thank you, sir. So, can you tell me about, sir, something about you and how you started your journey? आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बता दीजिए. आई थिंक किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का एक जर्नी जैसा नॉर्मल होता है वो मेरा जर्नी भी है. थोड़े से स्ट्रगल्स थे बचपन में बट आई थिंक वी गॉट अ एजुकेशन वट एवर वॉज पॉसिबल फ्रॉम आवर पेरेंट्स. मैंने इंजीनियरिंग किया 2000 में. आई कंप्लीटेड दैट. देन आई स्टार्टेड वर्किंग. कुछ छोटी जॉब्स करी. मेरा फर्स्ट सैलरी, इफ यू आस्क मी, आई वाज ड्रॉइंग 1500 a month. 1500? या Time frame, sir? इट वाज 2001. 2001. Okay. Yeah, so it was a apprenticeship in Power Corporation. So वो गवर्नमेंट का स्टाइपेंड रहता है, वो आपको मिलता है. So that was my first. Then I moved to different sector because मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था. इलेक्ट्रिकल मेरा कोर ब्रांच था. I was working with power distribution, generation, distribution and revenue generation departments. जहाँ पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए. वो प्रोजेक्ट्स करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो हमारा स्ट्रीम है उसके अंदर दे आर नॉट वेरी वेल पेड जॉब्स, राइट. और अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है. काफी सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आई वाज वर्किंग विद देम फॉर देम रेदर. इन 2004 आई गॉट फाइनली अ स्टेबलिश्ड जॉब. हनीवेल के साथ में मेरे को जॉब मिला. टाटा हनीवेल होता था उस समय. Yes, exactly. टाटा हनीवेल आई स्टार्टेड 2004 एज अ जूनियर इंजीनियर. मेरा पहला सैलरी वहाँ पे शायद 10,000 था, जो कट करके 7,000 समथिंग हमको मिलता था. Okay. और देन वहाँ से मैंने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए. आई वॉज देयर टिल अक्टूबर 22. सो 2004 से 2022 तकरीबन 18-19 साल का एक लंबा करियर था. गुड थिंग वॉज कि मेरे को बहुत सारे डिफरेंट रोल्स करने को मिले. मैं सर्विस इंजीनियर बना, प्रोजेक्ट इंजीनियर था, सर्विस लीडर बना. देन मैं इंजीनियरिंग ग्रुप में भी रहा. इंडिया में सर्व किया, इंडिया के बाहर सर्व किया. 1.5-2 साल यूएस में था. फिर 3-3.5 साल आई वाज इन कनाडा. सो 2018 फाइनली आई डिसाइडेड कि मेरे को अब इंडिया में सेटल होना है. सो 2018 में मिड में आई केम बैक एंड इट वाज अ फैमिली डिसीजन. मेरी वाइफ, मेरी बेटी, एक बेटा हो चुका था तब तक. तो वी थॉट कि इट इज अ गुड आइडिया टू गो बैक टू आवर ओन प्लेस. यहाँ आए. 2018-19 में का जो टाइम था वहाँ पे थोड़ा सा एक मेरे लिए चेंज ये था कि मेरे को एक जॉब में वापस आकर के यहाँ पे सेटल डाउन होना था. कम सैलरी पे, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे पर्क्स ज़्यादा थे, यहाँ पे पर्क्स कम थे. सैलरी भी उतनी कंपैरेटिवली इतनी हाई नहीं थी.
बट मेरे को एक घर चेंज करना था. आई हैड अ 2 BHK जहाँ से मेरे को 3 BHK में शिफ्ट करना था. तो देन फाइनली आई टुक अ कॉल, सोल्ड आउट दैट एंड गॉट अ बिगर प्लेस फॉर मी जो रेडी टू मूव था. उसको लेने के बाद में अगर आप पूछो तो 2018 में के एंड में मेरी नेटवर्थ होगी मुश्किल से शायद वो घर जो तकरीबन 1 करोड़ का था. ओके. बट उसमें से भी 50 लाख का लोन था मेरे ओके. ऊपर. सो एक्चुअली 50 लाख थी. हाँ, सो मेरी 50 लाख नेटवर्थ थी उस समय पे. और सारी चीजें सामने थी बिकॉज बच्चों की एजुकेशन थी, देन मेरे घर की किस्तें थी, देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स. देन 19 से लेकर के 20-21 जब वो कोविड का समय स्टार्ट हुआ उस समय पे चीजें थोड़ी डिफरेंट हुई. मैंने अपने आप को ट्रेंड किया बहुत सारी चीजों में जिससे कि मैं बेटर जॉब्स, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो सकूं, विच वर्कड आउट प्रीटी वेल. मेरे को कुछ प्रमोशंस मिले, कुछ अच्छे इंक्रीमेंट्स मिले. गॉड वाज काइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टिल ही इज. देन मेरे को एक स्टेबिलिटी आई जो 22-23 में आई जॉइंड दिस current organization जहाँ पे I got a fair composition and then work which I was doing, it was completely new for me. Last 3 years were all inventing and doing things, finding out different solution for many things. But during this period 2019 में I started building my, I would say, corpus for deciding कि मेरे को retire तो होना है. Okay. मैं retire कब होऊंगा I don't know. I am working good. I feel like I am in a good working condition, doing well. But उसके लिए एक कॉर्पस की जरूरत थी. बिल्कुल. उस कॉर्पस को बिल्डअप करने के लिए टाइम लगना था. Exactly. Then where I started working hard on understanding the personal finance, stock market, mutual funds, and then I started creating my portfolio because earlier to that, whatever I had done 2012 to 2018, it was all के दोस्त ने बोल दिया ये म्यूचुअल फंड, किसी ने बोल दिया ये वाला स्टॉक, किसी ने बोल दिया ऐसा कुछ लेना है. तो वो हम लोग कर रहे थे जो कि नॉर्मल एक किसी भी यंग एज में किसी के साथ हो सकता है. सो वंस आई डिसाइडेड कि मेरे को पढ़ना है और उसके बाद करना है, देन आई स्टार्टेड इट एंड आई स्टार्टेड लाइक इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन इक्विटी. आपकी वैसे उस समय एज क्या थी जब आपने ऐसा डिसीजन लिया कि I अब मैं was- इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता हूँ? 38 was my age in 2018. Okay. और 40 पे मैंने बोला था कि मेरे को पूरी तरह से इक्विटी के अंदर अभी पोर्टफोलियो बिल्ड करना है क्योंकि Okay. तब तक मेरा पोर्टफोलियो जितना भी था वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में था. जैसे पीपीएफ में था, एनपीएस में था, सॉरी नॉट एनपीएस, दैट टाइम इट वाज ईपीएफ एंड देन पीपीएफ एंड देन सुकन्या समृद्धि फॉर माय डॉटर, जिनमें अमाउंट बहुत छोटे थे. हाँ. बट इसके बाद वाला जो टाइम था आई थॉट कि आई विल बी फिलिंग these buckets also and then I'll be putting all the money what I'm getting into the investment in market. और उस समय somehow टाइम भी सही था because कोविड क्रैश के बाद में मार्केट बहुत गिरा हुआ था. तो I started putting money, I had money, lucky enough. और वो पैसा जो मैंने डाला that worked out good. वो कुछ 3-4 सालों में it gave me good return. Then finally I created a hedge जो मेरे को इक्विटी में चाहिए थी. जनरली लोग क्या करते हैं, इक्विटी को मेन रखते हैं और hedge क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या क्रिप्टोज में या किसी और जगह, राइट, गोल्ड में या किसी भी जगह पे. बट मेरे लिए ये था कि मेरा जो मेन वेल्थ था वो पार्क था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और आई क्रिएटेड अ स्मॉल हेज इनटू द इक्विटीज. नाउ द सिचुएशन इज कि मेरा जो बैलेंस है वो 50-50% है. माय पोर्टफोलियो इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट इक्विटी 50% एंड देन माय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन 50%. सो माय लास्ट 5-6 years, if you ask me, I've invested a lot money in the equity, in mutual funds and then international stocks and then Indian stocks and all those things. तो ये था. एक जर्नी और है जो 2017 से 2018 के बीच में थी. 2000. ओके. राइट. तो उस समय क्या था कि मैं कनाडा में था. सडनली एक रश था क्रिप्टो वर्ल्ड में एंड आई वाज देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एज यूजुअल फोमो ना हो जाए इसलिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था कॉइन स्क्वायर करके. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ $500 आई स्टार्टेड बट आई मेड मल्टीफोल्ड मनी आउट ऑफ इट. तो उसमें $500 अराउंड 25,000 20,000 समथिंग ही होंगे इन इंडियन रुपीस. हाँ, 25,000 बिकॉज 50 रुपए का रेट था आई थिंक. अच्छा. राइट. सो वो वहां से स्टार्ट किया बट उसने मेरे को 15x 20x तक रिटर्न दिए. 50-20x तक. यस. सो बिकॉज वो उस समय ट्रेडिंग का टाइम था, वॉल्यूम्स बहुत हाई थे मार्केट में, हाल्विंग आ रही थी बिटकॉइन की और उस समय पे उसके प्राइस अच्छे बढ़ रहे थे. एंड देन 2018 जनवरी आई थिंक इट स्टार्टेड रिटर्निंग बैक टू द नॉर्मल. वो करीबन $98,000 USD, मैं कैनेडियन डॉलर्स बोल रहा हूँ, टू इट वेंट टू 28,000 देन 7,000 देन दीज काइंड ऑफ ड्रॉ डाउन इट हैड सीन. पर तब तक मैं निकल चुका था उस मार्केट से बिकॉज मुझे इतना पता था कि वो मार्केट बहुत शॉर्ट लिव्ड था. बिकॉज एक चीज तो जिंदगी में सीखी
सीखी है कि पैसा कभी आसानी से नहीं आएगा, और जो इतनी आसानी से आ रहा है वो जल्दी जाएगा। सो आई थिंक उस डर ने वो पैसा बचवा दिया, अच्छा, एंड आई वाज एबल टू सेव क्वाइट अ गुड मनी फ्रॉम कहाँ देयर। से कहाँ ड्रास्टिक चेंज आया था, मतलब क्या प्राइस चल रहा था peak? मैंने देखा 7,000 से लेके 98,000 कैनेडियन डॉलर तक। ओके, और उसमें कुछ मूवमेंट्स ऐसे थे जब डॉज लॉन्च हुआ था, या इथेरियम था, या XRP था। इनमें से कई कॉइन्स उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर एग्जॉस्ट हो चुके थे, खत्म थे, तो मेरे पास वो कॉइन थे, तो आई वाज सेलिंग इट ऑन व्हाटएवर प्राइस आई वांटेड टू, एंड इट वाज सेलिंग जस्ट लाइक दैट। सो इट वाज टाइम, ऑलवेज देयर इज अ टाइम, राइट? तो आई हैव मेड अराउंड गुड $2,000 इन अ डे आल्सो, $2,000 in a day. So yeah, those were time, but it was small stint, that's it. It cannot be so long because investing करनी है तो trading is not the right way. This I learned in 2020 20 जब मैंने यही पैटर्न से सोचा कि मैं स्टॉक मार्केट में लेट मी गो विद 50,000 रुपीज एंड ट्राई टू सी के एक कोचिंग मनी दे करके क्या सीख सकते हैं। तो मैंने सब कुछ किया उसमें, डे ट्रेड, इंट्राडे, ऑप्शन, सब कुछ किया, एंड विद इन मंथ और 28 डेज आई वेनिश्ड एवरीथिंग। मेरा Okay. सारा पैसा खत्म हो गया। देन आई रियलाइज के डिफॉल्ट हो गया पूरा, यस wipe out हो यस गया यस वो। पूरा 50,000 रुपया एकदम से डिफॉल्ट खत्म था। बट गुड थिंग वाज कि देन आई हैड लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। हर मार्केट एक जैसा नहीं होता, मार्केट्स के साइकिल्स होते हैं, कभी मार्केट में वॉल्यूम बहुत ऊपर होते हैं, कभी वॉल्यूम बहुत नीचे होते हैं। तो आपको हर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपको पहले उसे समझना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। पैसा इसलिए बनेगा क्योंकि आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, आपका मार्केट के ऊपर कंट्रोल तो कभी नहीं होने वाला। अगर मैं किसी अच्छे स्टॉक में हूं और मेरी कन्विक्शन हाई है बिकॉज मैं उसके फंडामेंटल्स जानता हूं, मैं उस कंपनी के बारे में पढ़ा हुआ है, मुझे उनकी बैलेंस शीट के बारे में पता है, तो मैं उस समय भी रहूंगा उनके साथ में जब वो स्टॉक 30% 50% गिरा हुआ रहेगा। देन दिस स्ट्रेटेजी वर्कड आउट, जिसने मेरे को पिछले कुछ टाइम में, आई थिंक आई वुड से 4-5 ईयर्स, इट्स नॉट अबाउट ब्रैगिंग, बट मुझे लगता है कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न होते हैं वो मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो से ऑलरेडी मैं क्रॉस कर चुका हूँ। ओके, सो इट वॉज लाइक ऑलवेज समथिंग, क्योंकि आपको स्टॉक में रहना भी होता है, आपको पता भी होना चाहिए कब निकलना है, निकलने के लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए, फिर आपको चर्निंग कैसे करनी है, दूसरा सेक्टर क्या आप आने वाला है। सो दोज थिंग विच आई लर्न थ्रू लॉट ऑफ बुक्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर वेरी हेल्पफुल, दे गिवन मी सम बुक्स के ये पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड सब लोग बोलते हैं। आई रेड दैट बाय हार्ट, Okay. 2 बार पढ़ी मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद आई रेड अनदर बुक वाज वॉरेन बफेट वे, विच इज अगेन वेरी गुड बुक, वेरी लेंदी, बट इट वाज अ वेरी गुड बुक। पढ़ना सही नहीं, बोलना सही नहीं होगा क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत खराब हूँ। आई वाज वेरी बैड ऑन द स्टडीइंग द बुक, सो आई यूज्ड अमेजन, आई थिंक ऑडियो, राइट? व्हाट इज दैट एप्लीकेशन? ऑडियो Audiobook. हाँ, So I heard that on the Audible. ऑडिबल, राइट, सो ऑन ऑडिबल मैंने ये दो बुक्स, फिर और 2 बुक्स पढ़ी, जिसकी वजह से देन आई स्टार्टेड ग्रोइंग इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्विटी, एंड इट वर्कड गुड। तीसरा जो एक स्ट्रीम था वो था रियल एस्टेट का स्ट्रीम। रियल एस्टेट, ओके, रियल एस्टेट स्ट्रीम में भी मैं बड़े गलत साइकिल में था। ओके, 2009 में आई बुक्ड फर्स्ट ऑफ माय फ्लैट, एंड उस समय ही मार्केट क्रैश सा हो गया था। वो लेमन ब्रदर्स वाला जो 2008 वो 2008 था। उसके हाँ। बाद इंडियन जो ये था अपना रियलिटी मार्केट जो था वो खत्म हो गया था 2010 तक। उसमें फिर मैं ट्रैप हुआ 3 साल 4 साल तक, तो ये भी नहीं पता था कि वो घर कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा। अच्छा, देन फाइनली आई गॉट दैट पोजीशन इन 2016। वो 2016 में जब घर मिला तब मुझे थोड़ा सा एक मतलब स्टेबिलिटी लगी कि चलो कुछ रिटर्न आ रहा है। बट देन when I looked at into the XIR, it was merely 6% or 5%. 6 or 5%. So there is not one thing which will work for you, right? कोई भी इन्फ्लुएंसर या कोई भी एडवाइजर अगर आपको सजेस्ट करता है आपके लिए कोई एक चीज काम करेगी, आई डोंट थिंक सो कोई भी अच्छा एडवाइजर वैसा आपको एडवाइस करेगा। देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, यू नो, और वो भी आपके टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है। नाउ इफ यू आस्क मी, आई हैव अचीव्ड माय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन 2025. 2025. So I'm good. I'm in a good place. I have no hurry to take any decision right now. I'm doing excellently well in my career, and let's see how it goes from there. ओके, सो सर आपने जैसे बताया कि आपने स्टॉक्स वगैरह के लिए काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ी, तो उसको रिलेटेड आपने अपने लिए कुछ थीसिस बनाई होगी ना इन्वेस्टमेंट की, कि किस तरीके से आप पिकिंग करते थे क्या, तो आपके अकॉर्डिंग आपने किस तरीके से वो सब चीज़ें करी, क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? See, म्यूचुअल फंड्स को तो डिसिप्लिन से आप कॉन्कर कर सकते हो। इट वॉज प्योरली डिसिप्लिन। आई वॉज पुटिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 2 lakh month of SIPs in my mutual fund portfolio. I was doing that. Then जब मैं स्टॉक्स में आया तो बिकॉज ऑलरेडी आई
I was burnt, I burnt my fingers in first stint, right? तो मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं खरीदने थे एक साथ 1 लाख रुपए के स्टॉक, एंड इट टुक वेरी हाई करेज फॉर मी टू कन्विंस माई सेल्फ कि लेट्स स्टार्ट अगेन। तो मैं किसी भी स्टॉक को खरीदता था तो मैं एक छोटे अमाउंट में खरीदता था, देन समहाउ आई हैड अ ट्रस्ट ऑन मी कि मैं कोई स्टॉक खरीदूंगा तो वो गिरेगा, तो दैट ऑलवेज वर्क फॉर मी। वो खरीदा, जब वो गिरा तो मैंने और खरीदा, अब स्टॉक अच्छा था तो रिटर्न दिया, राइट? सो ऐसे करके कई जगह मेरे को ये वाली स्ट्रेटेजी अपने लिए काम करती हुई दिखी। आई डोंट नो बट अबाउट अदर्स के मैं जब कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं अब चंक्स में नहीं खरीदता, एक साथ नहीं खरीदता, मैं उसको पीसेस में करता हूँ। अगर मेरे को 5% अगर मेरा पोर्टफोलियो का पैसा किसी एक स्टॉक में डालना है तो मैं 2% एक बार खरीदूंगा, फिर उसको मतलब उसको होल्ड करूंगा, कुछ टाइम देखूंगा, डाउनवर्ड आएगा तो एवरेजिंग करूंगा, अपवर्ड आएगा तो भी एवरेजिंग करूंगा। जनरली क्या करते हैं लोग, एक ही तरफ एवरेजिंग करते हैं, जनरली लोग डाउनवर्ड एवरेजिंग करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अपवर्ड एवरेजिंग ऑल्सो। सी व्हाट हैपेंस इज कि जब आपके हाथ में एक अच्छा स्टॉक है, उसके अंदर आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो बहुत मुश्किल है बचाना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टेम्पनेस होगी उस समय पे कि आप वो पैसा ले लो, राइट? उस समय पे अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस के ऊपर भरोसा करके अगर आप उसके अंदर और पैसा डालो तो वो कोई लिमिट नहीं होती है कि आप 20% कमा सकते हो या 30%। आज मेरे पास ऐसे कुछ एक स्टॉक्स हैं जिन्होंने मेरे को 300% का रिटर्न भी दिया, 300%। या सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने अलाइंड हो विद द इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग, एंड इट्स नॉट लाइक कि सारी पढ़ाई आपको ही करनी है, ऐसा भी नहीं है। जो मैंने सीखा, मैंने तो कुछ लोगों को बहुत क्लोजली वॉच किया, कुछ यूट्यूबर्स को मैंने फॉलो किया, शेमलेसली उन्होंने जो बोला उसको मैंने अडेप्ट किया, बट आई हैड टू हैव अ फेथ फॉर देम, राइट? उनके ऊपर मेरे को विश्वास रखना पड़ा कि जो ये बोल रहे हैं, ये लोग समझदार लोग हैं, इन्होंने किया ये काम, बट वो करने से मुझे फायदा हुआ और बहुत लंबे टाइम तक मैं ये सीख पाया। नाउ आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई कैन एनालाइज न्यू कंपनीज, मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, मेरे को किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है, अगले 3 साल के लिए मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये अब मैं कर सकता हूँ। बट यह इनिशियली जब मैं कर रहा था तब मेरे को सीखना पड़ा, पढ़ना पड़ा, हाथ चलाने पड़े, प्लस कुछ लोगों को फॉलो करना पड़ा, और वो जरूरी है, क्योंकि वैसे तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, बट कई बार क्या होता है कि किसी और के एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, शायद आपका रास्ता छोटा हो जाए, तो सारी मिस्टेक्स आपको करने की जरूरत नहीं है। सो देयर आर मेनी गुड पीपल इन करंट पर्सनल फाइनेंस फ्रेटर्निटी हु प्रमोट लॉट ऑफ थिंग्स टू एजुकेट पीपल, ओके, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई देम, क्योंकि बहुत सारे लोग कोर्स बेचते हैं और कुछ भी करते हैं, लेकिन बट एक अच्छे टीचर के लिए अगर आपको एक छोटी मोटी फीस देनी पड़े तो वी शुड नॉट बी feeling anything about it, because that is gonna give you a very good return in time, and that's what I am a big supporter of that. ओके, एंड मेन थिंग सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने यूजुअली जो अपनी जो करियर था, जो मतलब अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग का, कि मेरे को इतने टाइम बाद अपनी रिटायरमेंट अचीव करनी है, तो मोस्ट प्रोबेबली इज अ 7 और 8 ईयर ऑफ टाइम। तो आपने कैसे मतलब डिसाइड किया कि अब मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ, या जैसे आपने बताया कि कुछ मैंने वहाँ अपना स्टॉक्स में किया, कुछ SIPs करी, डिफरेंट एसेट क्लास भी ट्राई करे, सब कुछ किया, तो किस तरीके से आपने जस्टिफाई किया कि अगर मैं इतना कॉर्पस अचीव कर लेता हूँ तो मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी? क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? कि जैसे एक होता है ना कि मैं बिल्कुल ही अब पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, एटलीस्ट आई हैव माय ओन टाइम, आई कैन डू एनीथिंग वाला जो होता है, तो आपने कैसे डिसाइड किया, क्या नंबर, या आजकल आपने देखा होगा तो किस तरीके से वो डिसाइड करते हैं? सो मेरे दिमाग में जो एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन 30x घूमता है, 30x, राइट? दैट वाज क्वाइट फाइन विद मी। मैंने उसको अपना टारगेट रखा था, और I was very fortunate enough to be in touch with some people who have already attained the financial independence in their current life. So उन लोगों से भी मैंने काफ़ी सारी गाइडेंस ली, तो एक नंबर आया जो करीबन it is around 3 करोड़ का एक नंबर आता है, वो आपको अटेन करना पड़ेगा कि ये सस्टेनेबिलिटी करने, वो मेरे लाइफस्टाइल के लिए, इट इज अबाउट माई लाइफस्टाइल, इट इज नॉट गोना फिट एनीबडी एल्स। और ये भी आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सोच लो कि आपका खर्चा क्या है। फॉर लास्ट 5 years हम लोग, मैं और मेरी वाइफ मिलके, हम लोग महीने में 1 दिन आधा घंटा अपना सारे महीने का खर्चा लिखते हैं। ओके, वी राइट इट डाउन पूरी बकेट्स में, मेडिसिन, ग्रोसरीज, वेजीज, फ्रूट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वॉट एवर एजुकेशन, वॉट एवर कॉम्पोनेंट्स आर देयर, वी जस्ट राइट इट डाउन। वो लिखने से क्या हुआ, मुझे अपने एक्सपेंसेस का खर्चे का पता चला, क्योंकि जो मैं खर्चा अगर कभी सोचूंगा मेरा तो खर्चा 50,000 है या 40,000 है, वो शायद किसी महीने में 2 लाख है, किसी महीने में 40,000 है, किसी महीने में 80,000 है, किसी महीने में शायद 30,000 है। फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, और वो आपकी डिपेंडेंसी है सर्कमस्टांसेस के ऊपर। Exactly. तो
वो करने से क्या हुआ, मेरे को वो जो 30x के लिए जो बेस चाहिए था वो मेरा और स्ट्रांग होता गया. एंड देन फाइनली व्हेन आई मेट दैट पोर्टफोलियो, नाउ आई एम ओके. नाउ आई डोंट see the investment now very often. Now I'm going into a space where I would be putting less time for investing rather than maintaining and making the right decisions. So that's what I think a change would be in future. Because for last 5 to 7 years, if you ask me, I've invested good time to improve myself, to earn good in my job, then improve myself in the journey of investment. Then I have invested like there is not tomorrow in market and in my government सिक्योरिटीज. वो ही मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया. अदरवाइज आज के मार्केट में ये पता कर लेना कि अगले 10 साल बाद क्या चीज चल रही होगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज किसी को नहीं पता था ना इस साल से पहले कि गोल्ड भी इतना आपको हैवी रिटर्न दे सकता है. सिल्वर आप देखिए, सिल्वर इतना हैवी रिटर्न दे सकता है, किसी को नहीं पता. और जिसको पता था, जो आज ये बोल रहा होगा, जिसके पास में आज बहुत सारा गोल्ड या बहुत सारा सिल्वर है भी, वो भी ये सोच के नहीं बोल रहा. उसने लिया होगा कि नहीं एक दिन मुझे मालूम है कितना हो जाएगा. बिल्कुल राइट. इट इज ऑल कि आपकी कन्विक्शन क्या है. और ये एक बार काम किया, हो सकता है अगले साल फिर काम करे, हो सकता है अगले 10 साल काम ना करे. ऐसे ही मार्केट के भी साइकिल्स होते हैं. जैसा मैंने बताया, मैं तो हमेशा गलत साइकिल्स में ही था. रियल एस्टेट का गलत साइकिल, राहुल शर्मा इज देयर. इन्वेस्टमेंट का गलत साइकिल, राहुल शर्मा इज देयर. यूलिप्स का आविष्कार हुआ, मैं वहां था इन्वेस्टमेंट करने के लिए. यूलिप्स, आई बॉट यूलिप्स, आई बॉट LICs एंड एवरीथिंग. दिस हैपेंस, दिस जर्नी हैज टू बी डन. देन ओनली यू बिकम अ पर्सन हु नोज अबाउट योरसेल्फ. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो अबाउट योरसेल्फ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है या तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो. इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके आप कंफर्टेबल कहां रहोगे. राइट. ओके. अगर मुझे 4% पैसा ज्यादा मिले और मेरे को वॉलेटिलिटी ज्यादा दिख रही हो, शायद मैं नहीं घुसना पसंद करूं. या अगर मुझे लगे कि कोई चीज है जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, शायद मैं घुसूं. और ये हर एक इंसान के लिए अलग होता है. लाइक यू सेड के हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है. ये भी एक जर्नी है. बट हाँ, एक चीज है जो मुझे लगता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप कितने भी किसी भी लेवल से ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन से आप स्टार्ट करो, सक्सेस मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंट हो. सक्सेस मिलेगी अगर आप अपने आप को जानते हो. सक्सेस मिलेगी अगर आप ट्रस्ट करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स गॉड. सेकंड थिंग इज ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ कि यस यू कैन टेक राइट डिसीजन. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. और आज की जनरेशन, आज की डेट में जितना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आई विश ये जब 2004-5 में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, या 2001 में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, उस समय ये इन्फॉर्मेशन होती तो आई वुड हैव डन समथिंग डिफरेंट. बट नो रिपेंट. इफ आई हैव टू डू इट अगेन, आई थिंक देयर वुड बी हार्डली एनीथिंग आई वुड बी चेंजिंग, गोइंग बैक. बिकॉज हर चीज का एक रीजन था, हर चीज ने कुछ ना कुछ अच्छा दिया. और मैंने आपकी सारी क्लाइम देखी थी, कहीं पर आपने लिखा था कि अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हो इक्विटी या किसी भी ऐसे वॉलेटाइल एसेट में, तो एटलीस्ट यू हैव अ टाइम ऑफ 10 years. Yes, because then only you would be knowing कि आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन ठीक था कि नहीं था. क्योंकि इतना टाइम आपको देना पड़ेगा उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उन कंट्रीज के लिए, उन इकोनॉमीज के लिए. इट डजंट चेंज वेरी फास्ट. रुके रहना ही सबसे ज्यादा जीतने की जरूरत है. इसी के अंदर एक फिल्टर आता है सर, जैसे आपने देखा होगा, जैसे म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी हो, अब उसके रिलेटेड, अब जैसे आपने बोला कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज नेट पे मिल जाती है, तो समहाउ अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि लेट्स सपोज मैं कहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चाहे शेयर्स है या कोई म्यूचुअल फंड है, बट होता क्या है कि इतनी सारी रेलेवेंट और इररेलेवेंट नॉलेज डेली हमें मिलती रहती है इंटरनेट से, तो एक जगह पर रह पाना ही वेरी डिफिकल्ट हो जाता है. तो उसके लिए आप किस तरीके से आप सोचते हो या कैसे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि एक एसेट पे रुके रहना, मतलब एक पर्टिकुलर थिंग पे रुके रहना और हर महीने उस चीज पे इन्वेस्ट करते रहना, ये भी काफी टफ होता है. तो आप उस बिल्कुल सही कह रहे हो. और ये टेम्पटेशन बहुत रियल है, मेरे को भी होती है. ऐसा नहीं है कि आई एम इम्यून टू इट. बट हाँ, आपको रह के देखना पड़ेगा. आपको 1-2 बार अपने आप को वो टेम्पटेशन से लड़ना पड़ेगा. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक टाइम पे मैंने IPO अप्लाई किया था एरेडा का. एरेडा का अप्लाई किया, IPO मिल गया. वाज लकी है ना. छोटे से शेयर मिले 14-15 हज़ार के. 32 रुपए का शेयर था. वो ओपन ही हुआ शायद 160-170 पे, 300 तक गया. बट आई नेवर सोल्ड दैट. ओके. व्हाई आई डिड नॉट सेल इट? बिकॉज जब मैंने लिया था तब मैंने उसको अप्लाई किया था ये सोच करके कि मेरे को लंबे टाइम के लिए रखना है, मुझे अभी इमीडिएट उस पैसे की जरूरत नहीं थी. मैंने बड़ा लॉट अप्लाई किया था, मेरे को मिला एक सिंगल लॉट, बट दैट्स फाइन. बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रहे. आज वो गिर करके
ये 140 का है 132 का है, मुझे अभी भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उसको लिया अगले 10 साल के लिए और उसके मैंने इम्पैक्ट्स देखे हैं। मतलब उसके मैंने दूसरी साइड के आपको इम्पैक्ट्स दिखते हैं जब आप उस पर थर्ड टाइम तक रुकते हो अपनी डिसीजन के ऊपर। किसी के भी बारे में बात करो, और जैसे एक चीज जो मैंने सीखी कि जिद बहुत बुरी है, राइट। एक तो ये हो गया कि कन्विक्शन होनी चाहिए, एक कन्विक्शन ऐसी हो कि जिद है, वो भी बहुत दिक्कत है। वोडाफोन के साथ हुआ, मैं नया था इन्वेस्टिंग में, मैंने पैसा लगाया किसी प्राइस पे और वो मेरे को लॉस दे रहा था, बट आई वाज स्टिकिंग टू इट। नहीं, ये स्टॉक है, ये एक दिन मल्टीबैगर बनेगा, एक दिन ये करेगा वो करेगा। बट फाइनली आई रियलाइज्ड कि मेरी जिद से कुछ नहीं होता, मार्केट मेरी जिद से नहीं चलता। एग्जैक्टली। मार्केट के अपने रीजंस है चलने के। तो मैंने जिस दिन वो जिद छोड़ी, मेरे अंदर से वो जो एक आई वुड से अनईजीनेस थी कि ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, वो खत्म हो गई। और उसके बाद जब भी मेरे पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे मेरे को लॉस मिलता है, आई एम हैप्पी टू बुक द लॉस। ओके। I am okay to not book a profit for a very long time, but I am okay to book a loss on a very regular basis. ये मैं हमेशा करता हूँ, मेरा हर साल में मैं अपने लॉसेस बुक करता हूँ। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर मेरे कोई बैड डिसीजंस हैं, आई नीड टू ओन दैट अप, कट इट अप एंड देन मूव टू सम अदर प्लेस। डिसीजन तो लोगे तब ही कुछ होगा ना। आपने कुछ डिसीजन लिए, वो सही काम नहीं कर रहे हैं। आई थिंक राकेश झुनझुनवाला साहब की एक लाइन थी, उन्होंने कहीं बोला था, आई कैन नॉट कोट हिम एग्जैक्टली, बट उन्होंने कहीं बोला था कि जनरली हम लोग अपने पोर्टफोलियो में से फ्लावर्स को कट करते हैं और कांटों को छोड़ देते हैं। हाँ। राइट। 20% प्रॉफिट देखा, बुक करो, क्योंकि घबराहट है कि वो निकल जाएगा। हाँ। हमको आदत ही नहीं है उसे बचाने की, उस प्रॉफिट को बढ़ता हुआ देखने की। बट वो लाइन मुझे बहुत हिट करी थी, उसकी वजह से मैंने ये एक अडेप्शन किया अपनी आदतों में कि मैं लॉस को बुक करने में आई एम कंफर्टेबल, आई एम ओके। क्योंकि अगर किसी कंपनी में लॉस आया है मेरे को, जो 40% हो गया, 50% हो गया, मेरे को साल भर से ऊपर हो गया रखे हुए स्टॉक, तो कोई ना कोई रीजन है, आई नीड टू एक्सेप्ट इट। उसके बारे में जिद करके मेरा क्या होगा, उस पैसे को कहीं और लगाओ। 3000 से ज्यादा स्टॉक है, कहीं पे भी लगाओ। एग्जैक्टली। काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है सर ये। लॉस बुक करना भी एक आर्ट की तरह ही है। हाँ, और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए काम करता है। आपके पास में आप एक टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टिंग करना सीखते हो, बिकॉज इन्वेस्टिंग अलोन वुड नॉट वर्क जब तक आप उसको टैक्स एफिशिएंट नहीं करोगे। क्योंकि आपने पैसा कमाया शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में आपने जो पैसा कमाया, वो उन दोनों के ऊपर टैक्सेशन अलग है। प्लस जो भी आप लॉसेस बुक कर रहे हो, वो आपके लॉसेस आज आपने बुक किए हैं, लेकिन आप कल फिर से वो स्टॉक खरीद सकते हो अगर आपको कन्विक्शन है तो। बट वो लॉस बुक करके अपनी बुक्स तो क्लियर कर ली, कम से कम आपको वो रोज रेड तो नहीं दिखेगा आपको वो अपना पोर्टफोलियो। आप हर बार उस पर्टिकुलर स्टॉक को देख के अपना सर तो नहीं पीटोगे कि यार ये तो 50% लॉस में। आपके पास है ऐसे जो 100% फायदे में, आप उनको नहीं देखोगे, उन पर खुश नहीं होगे, लेकिन आप उस 50% पे टिके रहोगे हमेशा। सही बात कि यार ये क्यों रेड में है। Exactly. आई थिंक जिद छोड़ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिद तो नहीं होनी चाहिए मार्केट के अंदर। और सर मैं जैसे आपका देखा था, आपका करियर वाइज जैसे आपने 1500 पे 2001 में आपने स्टार्ट किया था, तो जब आपने डिसीजन अपना मेक किया 2018 में, जैसे काफी लोग, आप तो तब भी 18 ईयर्स समथिंग आप हनीवेल में रहे, 15-18 ईयर्स, तो 18 to 19 ईयर्स। हाँ, 18 to 19 ईयर्स। तो आपने जैसे देखा होगा आजकल के टाइम में काफी लोग जॉब स्विच करते रहते हैं सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, जिससे उनका 1-2 साल में अपने इंक्रीमेंट के लिए चेंज करते रहते हैं। बट आपने होल अपना 18-19 ईयर्स एक ही कंपनी में दे दिया, तो आपके अकॉर्डिंग आपके लिए स्ट्रेटेजी वर्क करी? दो चीजें हैं। एक तो वो 18-19 साल देने के पीछे रीजन ये था कि मेरे को मेरे काम में बहुत सारे नए चैलेंजेस मिलते रहे। ओके। मैंने टोटल 12 डेजिग्नेशन सर्व किए हैं, टाइटल सर्व किए हैं उन 18 साल के अंदर। और वो जो टाइम था उसमें मेरे को बहुत सारे अच्छे एक्सपोजर्स मिले। नहीं तो मैं एक छोटे शहर से आया था, तो मेरे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ था, राइट। पहले तो एक सलीका सीखना होता है बड़े शहर में रहने का, और उसके बाद में फिर अब जब जॉब में ग्रो करते हो। और मैं आता हूँ एक हिंदी स्पीकिंग स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के बैकग्राउंड से, जहाँ पे इंग्लिश का एक हमेशा खौफ रहता है, एक छोटे शहर के बच्चे को हमेशा खौफ रहता है। तो वहाँ से उस एक जर्नी को क्रॉस करना कि आप स्पीकिंग में कुछ लायक हो सको, ताकि लोगों को अपने विचार बताओ तो लोग हंसे नहीं, वो सब करना। और उसके बाद में ऐसी आपको अपॉर्चुनिटीज मिली और उनको आपने ढंग से आपने एग्जीक्यूट भी किया, ताकि आप अपना एक बेस बना सको। तो मेरी ब्रांडिंग काफी अच्छी बनी उन 18-19 साल में। पैसा कम था, बट वो आई थिंक वो रियलिटी ऐसी है जो आप कई बार ना अपने कंफर्ट से देखते हो, जॉब कंफर्ट से देखते हो, कंपनी के कल्चर से देखते हो, सिर्फ पैसा ही डिफाइन नहीं करता। बट हाँ, जब 2022-23 में जब मेरे को अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी आई और मैंने जॉब चेंज किया, उस समय पे पैसा भी एक रीजन था और वो एक स्टैग्नेशन था जो मेरे को तोड़ना था, जिसने मेरे को अगेन काफी हेल्प किया। जब मैं इस कंपनी में आया, अब 3 साल से यहाँ पे हूँ, मुझे लगता है कि वो एक जर्नी जरूरी थी और उसके लिए काम करना मेरा बहुत जरूरी था। बिकॉज हम लोग हमेशा बात करते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे बना, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो और गोल्ड और व्हाटएवर, बट हम जैसे लोगों के लिए जो एक हसल कल्चर से आते हैं या एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे अपने आप पे काम करना, अपने आप पे इन्वेस्ट करना और ऐसा अपने आप को बनाए रखना कि आप रिलेवेंट हो, आप एजाइल हो और आपको पैसा मिल सके आपके अपने काम के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक वो जो मैंने पिछले 8-10 साल में अपने अंदर देखा और जो काम किया, उसका जो रिटर्न था वो बहुत अच्छा मिला। वो मुझे लगता है कि एक गेम चेंजर था। इफ आई लुक एट माई जर्नी बैक एंड सी व्हाट इज समथिंग विच आई डन राइट, वाज रियलाइजिंग दिस फैक्ट कि मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे नए नए स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे जो मुझे आगे लेके जाएं, जो मेरे जॉब में मुझे आगे लेके जाएं, जिसमें मैं अपने काम के लिए अच्छे से अच्छे डिप्लॉय कर पाऊं, अपने काम की अच्छी डिलीवरी कर पाऊं, जिसके लिए मैंने लाइन चेंज करी। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से स्टार्ट किया करियर, बट आज की डेट में मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, आज की डेट में मैं एनालिसिस करता हूँ, आज की डेट में मैं मशीन लर्निंग यूज करता हूँ। तो ये सब चीजें, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, ये आपको सीखनी ही पड़ेगी। आज की डेट में हम लोग ये भी परेशान है कि एआई आ रहा है, क्या करेगा, कैसे करेगा। पार्ट हो जाओ, आप उसकी सक्सेस का पार्ट हो जाओ। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है एआई आ रहा है तो ठीक है, आप सीखो उसके बारे में। आज सीखने के लिए तो कोई लिमिट है नहीं आपके पास में सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ रहा है अपनी पढ़ाई करके, अगर आपको निकल के अगर आपको एजुकेशन लेनी पड़ रही है, ट्रीट इट एज एन गुड इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू एनीथिंग एल्स एज अ पोर्टफोलियो। आपका इक्विटी का जैसा एक पोर्टफोलियो है, एजुकेशन का एक पोर्टफोलियो है, आपके खुद के प्रोफाइल बिल्डिंग का एक पोर्टफोलियो है, क्योंकि आप खुद एक प्रोडक्ट हो। तो जब आप अपने ऊपर काम करोगे और जब वहां से आपको रेगुलर इनकम आएगी, तब आप इन सब जगहों पे अच्छा कर सकते हो, तब आप पैसा डाल के उससे और पैसा बना सकते हो। लेकिन उसके लिए पैसा जो आपको चाहिए वो आपके मेन सोर्स से आना है, एक्टिव इनकम। वो एक्टिव इनकम को बढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जो आप आज की डेट में जो लोग नए लोग काम करने आ रहे हैं, जो भी नया वर्कफोर्स आ रहा है, दे शुड ऑल्सो गो थ्रू इट एंड डोंट लिमिट योर सेल्फ। आप क्या कर सकते हो, कुछ भी जो नया आ रहा है आप कभी भी सीख सकते हो। आई हैव सीन दिस चेंज इन मैनी पीपल। मेरी लाइफ में, मेरी टीम में कुछ लोग ऐसे रहे जो एक ऑर्डिनरी एडमिन जॉब में थे, जो वहां से जिन्होंने अपना करेज दिखाया, वो वहां से निकले, फिर वो ऐसे जॉब में गए जो टेक्निकल जॉब था, फिर वहां से वो बिजनेस लीडर बने एंड दे मेड गुड नेम एंड गुड मनी फॉर देमसेल्फ। सो मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है। ये एजिलिटी होना बहुत जरूरी है आपके अंदर, नॉलेज के लिए आपकी हंगर होना जरूरी है। वो एक सही इन्वेस्टमेंट है। ये काफ़ी अच्छी बात है जो आपने कही, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग पैसिव इनकम के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं कि मेरी सैलरी चाहे कम है बट मैं इतना कॉर्पस बिल्ड कर लूंगा। बट अगर आप कमाने ही ज़्यादा लग जाओगे तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, क्योंकि खर्चे तो एक लिमिटेड ही रहेंगे, तो आप काफ़ी जल्दी अपना वो कॉर्पस अचीव कर सकते हो। आप टाइम कम कर सकते हो, आप अपना स्पैन कम कर सकते हो। मुझे जो मैं शुरू के शायद 18 साल में नहीं कर पाया, वो मैंने लास्ट 7 साल में किया, विच इज समथिंग विच इज अ पावर ऑफ पुटिंग टाइम एंड रिसोर्सेज ऑन योरसेल्फ, वर्किंग ऑन योरसेल्फ। दैट इज समथिंग विच आई फील इट इज इंपॉर्टेंट एंड वो हमारे को एक सच्चाई पता होनी चाहिए, क्योंकि टाइम आपको कितना चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कमा कितना रहे हो। Exactly. आपका इनफ्लो कितना है, और वो इनफ्लो कितना है वही डिसाइड करता है कि आपका खर्चा कितना है, राइट। तो वो खर्चा जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आपको बेसलाइनिंग नहीं पता चलेगी, आपको पता नहीं चलेगा आप 30x कहाँ पहुंचोगे, 40x जो भी आपका नंबर आप लेना चाहो, उसके पीछे भागने के लिए अगर आपको टाइमिंग अगर शॉर्ट करनी है या टाइमिंग को अपने कंट्रोल में रखना है, तो देन यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड ऑन योरसेल्फ टू मेक श्योर यू आर अर्निंग गुड, बिकॉज दैट्स द इजीएस्ट वे टू गेट मनी। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन इट, राइट। यू आर जस्ट पुटिंग योर एफर्ट्स एंड दिस इज व्हाट वी जनरली डोंट लुक एट। जनरली लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जनरली लोग, पैसिव इनकम तो तभी आएगी जब एक्टिव इनकम से कॉर्पस इकट्ठा होगा। एग्जैक्टली। ठीक है सर, समहाउ थैंक यू सर इतनी सारे वैल्यूबल बातें बताने के लिए। रियली अप्रिशिएटेड आपने जो बताया। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि एक्टिव इनकम आपकी लाइफ में कितना रिलाई करती है, और स्टॉक इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए। रियली रियली थैंकफुल सर, आपने इतनी सारी जर्नी अपनी बताई। रियली अप्रिशिएटेड। आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे बुलाया, इतनी देर आपने मेरी बातें सुनी। नहीं श्योर सर। तो बाकी आपको अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस उनके साथ जो हम पूछना चाहते थे पर रह गए और आप चाहते हैं कि पूछें, तो आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं इसी कमेंट सेक्शन में। तो हम चाहेंगे अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो हम पार्ट 2 भी शूट कर सकते हैं, वरना आप कमेंट करके भी अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। तो सर जरूर आपके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और इसी तरह वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।